पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग हमारी मैकेनिज्म्स होती हैं, अलग अलग उसके सिंटैक्स होते हैं। कई बार नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि जो करना बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड डेफिनेटली यू कैन मेक योर करियर in different programming mechanism like Java and the .NET and the PHP and the data science or the Python also. So definitely programming is a very, I can say, the useful in nowadays as far as the IT savvy person point of view, because all of you are the IT guys. So definitely I'm saying कि प्रोग्रामिंग जो है वो अलग अलग तरीके से वर्किंग होता है। जैसे हम लोग C++ जावा के अंदर हम काम करते हैं, या तो पाइथन के अंदर काम करते हैं, या तो PHP के अंदर हम लोग काम करते हैं, या तो काम करते हैं .NET के अंदर। तो हर एक का जो लॉजिक होता है वो नॉर्मली सेम होता है कि अगर मुझे मान लो कि अगर मुझे PHP के साथ काम करना है, या तो .NET के साथ काम करना है, या तो जावा के अंदर काम करना है, या तो पाइथन के साथ काम करना है। अगर मैं नॉर्मल एक सिंपल अगर मैं आप लोगों को अगर मैं आइडिया दूं कि अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ये बहुत एक कॉमन फ्रेंड्स में आप लोगों को मैं बात बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो मुझे नॉर्मली क्या लेना होता है, या तो 2 से 3 मुझे वेरिएबल लेने हैं और चौथा वेरिएबल लेना है कि जिसके अंदर मेरा सम जाए, पांचवा वेरिएबल मुझे लेना है कि जिसके अंदर मेरा सब्सट्रैक्शन जाए, या तो उस तरीके से मेरा काम हो। तो जो चीज़ आप लोग जो सी के अंदर करते हो वही चीज़ आप लोगों को जावा के अंदर करना है, और वही चीज़ आप लोगों को पाइथन के अंदर करना है। What I am going to say, the logic is remaining the same. What the thing is that you need to just make the changes in the IDE, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल जो एक एडिटर बोलते हैं। तो वो आप लोगों को एक एडिटर आपका अलग रहेगा, और आप लोगों का जो सिंटेक्स है, जो लिखने की जो एक पैटर्न होती है वो अलग रहेगी। ओके, सो आज में जो वेबिनार सेशन जो मैं कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो आपका है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जहां से मैं आप लोगों को मैं टॉपिक्स में कवर करूंगा मैं कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज आती है वो लाइब्रेरी किस तरीके से काम होती है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उसके बाद पाइथन और डेटा साइंस की जो एप्लीकेशंस होती है वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये मेरा एक थोड़ा प्रेजेंटेशन पार्ट है, तो जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हो जाएगा डेफिनेटली आई विल टेक यू ऑन टू दी practical session, so at least you can come to know that how the entire thing is going to be write it down in the Python. So I'm not taking that much of time. So सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पाइथन होता क्या है। पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है, वो पोर्टेबल है और एक एक्सटेंसिबल है। पाइथन एक पोर्टेबल और एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है, चाहे आप उसको विंडोज 10 के ऊपर चलाओ, चाहे iOS के ऊपर चलाओ, एप्पल के ऊपर, या तो उबुंटू के ऊपर चलाओ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग विंडोज 10 के अंदर आप लोग उसका इंस्टॉलेशन करोगे तो उसकी exe फाइल आती है, और जब भी आप लोग एप्पल के ऊपर मीन्स iOS के ऊपर काम करते हो तो उसकी DMG फाइल आती है। ध्यान में रखना, मैं फिर से मैं बोलता हूँ, DMG वो फाइल आती है, वो आप लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे आप लोग python.org के अंदर जाओगे वहाँ पे आप लोगों को फंक्शनैलिटी आपको मिली जाएगी, और वहाँ पे आप लोगों को चॉइस वगैरह मिल जाएगा whether you want to install the Python on Windows platform or the iOS or on the Ubuntu, or I can say you can install the Python on Linux also. So that's why I am saying that Python is a portable, means you can run on any platform. Another thing that I can say that Python is an extensible. Now what is the meaning of extensible? That Python is going to be work with the C and C++, even in .NET also, even you can work with the Java also. So now एक कई बार क्वेश्चंस नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि पाइथन C++ के अंदर भी काम करे, .NET के अंदर भी काम करे और जावा के अंदर भी काम करे। ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है। तो नॉर्मली C++ के अंदर काम होता है कि जब हम लोग एल्गोरिदम के साथ काम करते हैं, या तो हम लोग जब टेंसर फ्लो के साथ काम करते हैं, तो इमेज रिकॉग्निशन के अंदर काम करना हो तो C++ का यूज करके, उसकी लाइब्रेरीज का यूज करके हम लोग वो पाइथन के साथ काम कर सकते हैं। अगर दूसरी मैं बात करूं
तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा .NET। सो .NET नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, मशीन लर्निंग के लिए काम आता है कि अगर आपको बेसिक प्रोग्राम अगर आपको बनाने हो पाइथन के थ्रू, और अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग के साथ भी अगर आप लोगों को काम करना है तो .NET के साथ ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग, वो भी यूज कर सकते हो। बट वी रिमेंबर फॉर दैट यू नीड टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो .NET above the 15, means I can say 17 or the 19 version of the .NET, so it could be the more I can say they accessible for the .NET with the ML or I can say the machine learning। दूसरी अगर मैं बात बोलूँ तो दैट इज कॉल्ड एज ए जावा। तो जावा के अंदर पाइथन तब यूज होता है कि जब हम लोग नॉर्मली बिग डेटा हडूप के साथ काम करते हैं। तो अगर मुझे जावा और बिग डेटा और पाइथन ये तीनों का भी अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं जावा का यूज करके भी मैं पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, मैं एप्लीकेशंस में बना सकता हूँ। सो इसलिए कहा जाता है कि पाइथन इज अ पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल। सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो वेरियस पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि नॉर्मली 3 तरीके की एप्लीकेशन बनती है। नॉर्मली आईटी के अंदर 3 या 4 तरीके की एप्लीकेशन बनती है, वो भी मैं आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा फ्रेंड्स। नॉर्मली आती है पहले नॉर्मली आती है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन का मीनिंग होता है जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जब जो हम लोग जो CMD का यूज करते हैं, हम लोगों को शायद आप लोगों को पता होगा कि स्टार्ट में जाके CMD करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आता है जिसको हम लोग डॉसप्रॉम बोलते हैं। तो अगर कंसोल एप्लीकेशन का भी अगर यूज करना है तो वो एप्लीकेशन एक बनती है, वो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन की मैं कैटेगरी में बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द पाइथन एप्लीकेशन, बी रिमेंबर अबाउट दैट वन फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कितने तरीके की एप्लीकेशन बनती है। एक एप्लीकेशन बनती है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन आप लोगों की बनती है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। विंडोज बेस्ड कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग विंडोज के ऊपर हम लोग काम करते हैं जिसकी EXE फाइल बनती है। तीसरी एप्लीकेशन आपकी बनेगी जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनती है, जैसे आप लोग नॉर्मली यूज करते हो PHP या तो .NET या तो Django या तो सर्वलेट JSP का यूज करके भी आप लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो। और जो चौथी एप्लीकेशन फ्रेंड्स जो बनती हैं वो आप लोगों की बनती है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर भी 2 आती है, एक एंड्रॉयड आती है कि जो जावा के ऊपर बनती है और एंड्रॉयड के बेस के ऊपर बनती है, और दूसरी आपको मिलती है iOS एप्लीकेशन जो स्विफ्ट के ऊपर बनती है। तो अलग अलग एप्लीकेशन जैसे बनती हैं तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर कौन सी एप्लीकेशन बनती है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लिस्ट दिए गए। वेब एप्लीकेशन भी बनानी हो तो हम लोग Django या तो फ्लास्क का यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। GUI एप्लीकेशन बनानी है तो आप लोगों को tkinter का यूज करना पड़ेगा। अब tkinter क्या है? tkinter ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है कि जिसके थ्रू हम लोग GUI एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एप्लीकेशन बनती है, साइंटिफिक और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बनती है, बिजनेस एप्लीकेशन बनती है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि CMD के ऊपर काम करके अगर आप लोगों को पाइथन की एप्लीकेशन बनानी है तो भी बना सकते हो। एजुकेशनल एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन जिसको हम लोग ERP सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके की एप्लीकेशन भी आप लोग डेवलप कर सकते हो पाइथन के अंदर। आई एम गोइंग अहेड। नॉर्मली जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं उसमें से कई सारे कैंडिडेट होंगे कि जो लोग BE करके आए होंगे या तो पर्टिकुलर जगह पे होंगे। तो कहने का मतलब होता है कि एक शायद आप लोगों ने वर्ड सुना होगा फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मैं PHP की बात करूं या तो .NET की बात करूं तो PHP के अंदर आता है आप लोगों का कोड इग्नाइटर, लारावेल, MVC, उस तरीके के फ्रेमवर्क आते हैं। अगर मान लो कि अगर मैं .NET के अंदर मैं बात करता हूं तो .NET के अंदर आपको मिलेगा .NET के अंदर भी आप लोगों को मिलेगा MVC, और अगर आप लोगों को रेजर एप्लीकेशन .NET कोर के ऊपर जाना हो तो भी जा सकते हो। उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का यूज करना है फ्रेमवर्क के थ्रू तो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये पूरी आप लोगों को अलग अलग आप लोगों को मैंने एक फ्रेमवर्क दिखाए हुए, जैसे आप लोगों को मिलता है Django, दूसरा आप लोगों को मिल जाएगा चेरीपाई, तीसरा आपको मिलेगा Web2Py, फाल्कन, और दूसरा आप लोगों को मिलेगा बॉटल। तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों को एप्लीकेशन
आप लोगों को फ्रेमवर्क मिलेंगे कि जो पाइथन के साथ काम होते हैं और नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उसको वेब डेवलपमेंट के लिए। सबसे ज्यादा अभी अगर मार्केट में अगर देखा जाए तो जेंगो और फ्लास्क ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं और ये दोनों के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है जेंगो। मैं नॉर्मली लिखा हुआ है डीजेंगो लेकिन बोला जाता है उसको जेंगो। तो इस तरीके के पाइथन के अंदर भी फ्रेमवर्क आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के लिए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा अभी जो मार्केट में चलता है या तो आईटी इंडस्ट्री में जो चलता है दैट इज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और बीआई। बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंसी। तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मली कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर डेटा साइंस क्या है, हम डेटा साइंस के साथ क्यों काम करते हैं, मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग आईओटी तो वगैरह ये सब है क्या। तो नॉर्मली कहने का मतलब ऐसे होता है कि डेटा साइंस एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप लोग एग्जिस्टिंग डेटा के साथ आप लोग पर्टिकुलर एल्गोरिदम का यूज करके आप लोग प्रिडिक्शन करते हो कि जिसके अंदर आप लोग मॉडलिंग का यूज करते हो, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, केएनएन हो गया, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम है कि जिसका यूज करते हो। डेटा साइंस के अंदर भी यहाँ पे देखो लिखा गया है कि स्टडी ऑफ द वेरियस डेटा कलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सेट। तो इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और उसका हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब आप लोग शायद सोचते होंगे कि सर विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने जो डेटा के जो प्रिडिक्शन होता है हम उसको चार्ट के बेस के ऊपर या तो ग्राफ के बेस के ऊपर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं, कि जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा सेट के अंदर अगर हम अपने कुछ लॉजिक लगाते हैं, अगर हम अपना कुछ एल्गोरिदम या तो प्रिडिक्शन मॉडल रखते हैं तो फ्यूचर के अंदर उसका क्या मीनिंग होगा और उसका क्या प्रिडिक्शन हो सकता है कि जिसके थ्रू हम लोग क्लाइंट को हम लोग उसका यूजफुल हो। तो कहने का मतलब ये सब कुछ डेटा साइंस के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा साइंस नॉर्मली इंडस्ट्री के साथ काम होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है या तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं तो उसके अंदर डेटा साइंस वगैरह बहुत यूज होता है। नॉर्मली जो डेटा साइंस होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है फॉर विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कहने का मतलब है कि जब हम लोग डेटा साइंस के साथ हम लोग काम करते हैं तो उसके अंदर भी लाइब्रेरीज आती है। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है कि जिसके अंदर लिखा गया है कीरास, मैटप्लॉटलिब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैटप्लॉटलिब के जिसके थ्रू हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है नमपाई। नमपाई का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मैट्रिसेस के ऊपर हमें काम करना है तो हम लोग नमपाई का यूज करेंगे। जो स्कीटलन यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे तो जो कोई साइकिटलन बोलता है, कोई स्कीटलन बोलता है, वो नॉर्मली प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। टेंसर फ्लो जो होता है वो ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन के लिए काम होता है। और ये जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है दैट इज साइपाई, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए कुछ बनाना है, उसके मॉडलिंग के लिए कुछ काम करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेटा साइंस की कि जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट और हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डेटा साइंस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि पाइथन की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि डेटा साइंस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। तो डेटा साइंस की यहाँ पे भी देखो यहाँ पे लिखा गया है हेल्थ केयर के अंदर होगा, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन के अंदर होगा, वेबसाइट रिकमेंडेशन के अंदर, जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर काम करते हैं तो उसकी टीआरपी रेट आती है। तो कई बार जैसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि भाई कौन सी मूवी अच्छी है, भाई उसके रेटिंग कितने, कौन सी मूवी अच्छी नहीं है, तो ये एक उसको बोलते हैं मूवी रिकमेंडेशन बोलते हैं या तो वेबसाइट रिकमेंडेशन बोलते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन जैसे स्पीच। हेलो जी, आपकी स्क्रीन सब ठीक से दिख रही है ऐसा सुमन का कहना, तो सर आप स्क्रीन तो एक मिनट, अच्छा किसी ने अब दिखाई दे रही है? यस ओके, मैं फिर से मैं आगे ये दिखाई दे रहा था।
कैसे अभी स्टूडेंट ने कोई नहीं किया, कोई नहीं, चलो गो अहेड सर। ओके सो नॉर्मली डेटा साइंस का नॉर्मली किस तरीके से मतलब होता है कि अलग अलग डेटा साइंस की एप्लीकेशन भी बनती हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देंगी कि जैसे यहाँ पे कि मैंने देखो वहां पे आप लोगों को बोला था टेंसर फ्लो। तो ये टेंसर फ्लो ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करना है, अगर आपको फ्रॉड के रिलेटेड कुछ काम करना है, ये हेल्थ केयर के रिलेटेड है, ये स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स आप लोगों को पता होगा सीरी करके आता है और गूगल असिस्टेंट आता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो उस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है, ये यहाँ पे जो आता है रिकमेंडेशन सिस्टम आता है, अगर मूवी रिकमेंडेशन के लिए काम करना है तो इस तरीके से भी कुछ वर्क करना चाहो तो आप लोग डेटा साइंस का यूज करके भी इस तरीके की एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हो। मैं फिर से मैं ये जाऊंगा, मैं ये पाइथन की वेरियस एप्लीकेशंस है कि जो आप लोगों को दिखेगी। ये फ्रेमवर्क होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था पाइलॉन, जेंगो वगैरह जो है। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्रेमवर्क मिलेगा। ये डेटा साइंस है कि जिसके अंदर मैटप्लॉटलिब, देन नंपाई, स्कीट-लर्न, टेंसरफ्लो वगैरह का आप लोग यूज करके ये सब आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हो। नाउ दूसरी चीज आप लोगों को ऐसी मिलेगी कि पाइथन कौन कौन सी कंपनी यूज करती है। तो पाइथन ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है या तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है कि जैसे याहू हो गया, कोरा हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, IBM, तो ये सबको जो कंपनी ऐसी है कि जो लोग पाइथन का यूज करते हैं तो पर्टिकुलरली मॉडल के लिए यूज करता है। शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा कि सर गूगल कैसे पाइथन का यूज करता है, या तो याहू कैसे गूगल का यूज करता है, या तो ड्रॉपबॉक्स हो गया, आप लोग नॉर्मली ड्रॉपबॉक्स के ऊपर काम करते हो, या तो IBM के ऊपर भी आप लोगों ने वेबसाइट देखी होगी। तो नॉर्मली फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कि ये इतनी सारी जो जायंट कंपनी है तो वो लोग कैसे नॉर्मली पाइथन के ऊपर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लोग नॉर्मली एक मॉड्यूल बनाते हैं और तो छोटे छोटे मॉड्यूल बना के उसका पैचिंग करते हैं, उसकी EXE फाइल बना के फिर उसका वो फाइलिंग का मर्जिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गूगल सिर्फ पाइथन के ऊपर काम करता है, गूगल या तो कोरा है या तो याहू है, बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, लेकिन हर एक लैंग्वेज के अंदर अपना खुद का अलग अलग सेपरेट उन लोगों का मॉड्यूल्स होता है कि जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पाइथन इज nowadays also used by the multinational company or the corporate companies. Now history of the Python. अब ये यहाँ पे है कि पाइथन का जो इन्वोकर है वो कौन था। तो पाइथन का जो इन्वोकर है या तो जो उसको डेवलप करने वाला जो कैंडिडेट है, जो पर्सन है, दैट इज द ग्वाइडो वैन रॉसम। तो एक्चुअली 1980s के अंदर कॉन्सेप्चुअली पाइथन डिजाइन हुआ था और उसके बाद वो 1991 के अंदर उसका पहला वर्जन आया कि जिसको 0.9.0 के नाम से हम लोग जानते थे। नॉर्मली जो पाइथन जो है वो ABC लैंग्वेज के ऊपर डिराइव किया गया है और नॉर्मली अब यहाँ पे भी देखो कई बार कैंडिडेट्स या तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पूछते हैं कि सर पाइथन ये एग्जैक्टली है क्या, नाम कैसा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है कि पाइथन एग्जैक्टली नाम लिया गया है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके था, तो उसके बेस के ऊपर से उन्होंने पाइथन कुछ नाम लिया हुआ है। तो ही इज द पर्सन, सो एक्चुअली ही इज द पर्सन हु इन्वोक द पाइथन। उनका नाम था ग्वाइडो वैन रॉसम। 1980s के अंदर कॉन्सेप्चुअली पाइथन हुआ था। 1991 के अंदर नेदरलैंड के अंदर एम्स्टरडैम के अंदर पहला वर्जन पाइथन का बना कि जिसको हम लोग नाम जानते हैं 0.9.0 के नाम से, और मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके कोई सर्कस का नाम था। तो उनके बेस के ऊपर से पाइथन नाम उनका हुआ और पाइथन जो है वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर से डिराइव की गई है। नाउ कहने का मतलब है कि यहाँ पे लाइंस और इंडेंटेशन, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जब भी हम लोग C और C++ और जावा के अंदर काम करते हैं तो वहां पे इंडेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि जितना इम्पोर्टेंट पाइथन के अंदर है। मैं फ्रेंड्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंडेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा गया है, ये करेक्ट है आप लोगों का। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि इफ माई कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू,
तो प्रिंट करके यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रू, और अगर एल्स, अगर मेरा कंडीशन गलत है तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल्स। अगर यही चीज अगर मान लो कि मैं विदाउट इंडेंटेशन में करता हूं, तो देखो यहाँ पे लिखा गया कि इफ माय कंडीशन इज ट्रू देन आई विल गेट द आंसर, देन आई विल गेट द प्रिंट एज एन आंसर एंड आई विल गेट द आउटपुट एज अ ट्रू। लेकिन देखो यहाँ पे प्रिंट देखो मैंने बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का एरर मिलेगा, चाहे आप लोगों का लॉजिक सही है। फ्रेंड्स मैं फिर से मैं बोलता हूँ, चाहे आप लोगों का लॉजिक सही है, लेकिन अगर मान लो कि आप लोगों ने इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं किया है पाइथन के अंदर, still you will get the error. So be remember at the time of working with the Python. Be remember friends. Another is the data structure. अब normally data structure एक जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन के अंदर अलग है, और अगर मैं सी के अंदर देखने जाऊं तो अलग है। नॉर्मली सी के अंदर नॉर्मली आता है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी, तो उस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं सी के अंदर। जबकि यहाँ पे आप लोगों को जो डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हम लोग जो होते हैं, जो हम नॉर्मली जो वेरिएबल के साथ जो काम करते हैं वही है। ये आप लोगों के लिए नया है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये नया है लिस्ट, देन अनदर इज द डिक्शनरी, थर्ड वन इज द टपल एंड फोर्थ वन इज द सेट। ये चारों चीज आप लोगों के लिए नहीं है। तो एग्जैक्टली टपल होता क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है अ सिंपल इम्यूटेबल। अगेन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इम्यूटेबल जो वर्ड है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज। तो टपल का मतलब होता है कि अगर मुझे बहुत सारी वैल्यू, मैं ये सब आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा, तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि टपल का मतलब ऐसे होता है कि इफ आई वांट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल, so that time I can work with the tuple, but the tuple is the immutable, means it cannot be changed. Once you created the tuple, so then after you cannot make the any amendments or you cannot make any changes inside that. So this is called a tuple. Now I am going into this next point, string. String is also immutable. Conceptually is a very much like a tuple. String भी एक तरीके का टपल के जैसा ही है। ओके फाइन। अनदर इज द लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है कि दिस इज द म्यूटेबल। अब म्यूटेबल का मतलब होता है कैन बी चेंज। अगेन आई एम सेइंग कि नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब होता है इफ आई वांट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल आई कैन वर्क विद द लिस्ट। सो फ्रेंड्स आप लोगों को एक ऐसा लगेगा कि लिस्ट के अंदर भी हम बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, टपल के अंदर भी हम लोग बहुत सारी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब फ्रेंड्स ऐसे होता है कि ये इम्यूटेबल है, कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग फिर से दूसरा क्वेश्चन शायद आप लोगों के माइंड में राइज होगा कि सर इसमें क्या हुआ, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज होता है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे होगा? ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आप लोग पाइथन के अंदर जब एप्लीकेशन बनाओगे तब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो नॉट चेंजेबल होती है, वो फिक्स हो जाती है। अब जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट की बात करूं, तो जैसे प्रोडक्ट जो होता है कि जो अपनी कंपनी में जो 4 या 5 प्रोडक्ट बनती है वो फिक्स होता है, वो नॉर्मली चेंजेबल नहीं होता है। तो तब हमें टपल लेना है और लिस्ट टप लेना है कि अगर हम ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं कि जिसके अंदर जो हमारी जो आइटम्स है वो आप लोगों की डायनामिकली चेंज होती रहती है, तब हमें लिस्ट का यूज करना है। तो बी रिमेंबर फ्रेंड्स कि दोनों का मतलब देखने जाए तो एक ही है कि बहुत सारी आइटम्स को, बहुत सारी वैल्यू को हमें एक जगह पे स्टोर करना है, लेकिन टपल जो होगा वो इम्यूटेबल होगा, जो लिस्ट होगा वो म्यूटेबल होगा, दैट मीन्स वी कैन चेंज। तो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से हमें चेक करना है कि वेदर आई हैव टू वर्क विद द टपल और द लिस्ट। फाइन। नाउ आई एम मूविंग इनटू द सेट।
अब सेट भी म्यूटेबल है, म्यूटेबल का फिर से मैं मीनिंग बता देता हूँ, कैन बी चेंज मीन्स वी कैन मेक द मॉडिफिकेशन इन दैट अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ द यूनिक एलिमेंट। कहने का मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि लिस्ट और सेट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लिखा गया है यूनिक एलिमेंट, कहने का मतलब होता है, और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड अनऑर्डर, कहने का मतलब ऐसे होता है कि जब भी आप लोग सेट के साथ काम करोगे तो वो अनऑर्डर फॉर्मेट में होता है और वो यूनिक होता है, कि कहने का मतलब एक ही नाम हम 2 बार यूज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो यूनिक आइटम होनी चाहिए, मीन्स सिंगल जो आपका डेटा टाइप है मीन्स आपकी जो आइटम है वो रिपीट कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो सेट के अंदर होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लिस्ट एंड सेट वो सेम है, लेकिन लिस्ट के अंदर और सेट के अंदर डिफरेंस क्या है कि सेट के अंदर आप लोगों के जो डेटा होते हैं मीन्स आपके जो डेटा सेट है या तो जो वैल्यू है वो अनऑर्डर फॉर्मेट में होती है, और सेट के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, आप एलिमेंट बोल सकते हो, आप आइटम्स बोल सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यू बोल सकते हो, एनी वर्ड्स दैट यू कैन चेंज, बट दैट एलिमेंट शुड बी अ यूनिक, यू कैन नॉट duplicate that. So this thing you need to keep in your mind at the time of working with the set. Fine. डिक्शनरी, अब डिक्शनरी का मतलब ऐसे होता है कई बार फ्रेंड्स ऐसे होता है कि हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, लेकिन कई बार जो एक नोटिफिकेशन होता है या तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डिक्शनरी का मतलब ऐसे होता है कि हम लोग अपने मोबाइल के अंदर हम लोग अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम और उसके कांटेक्ट नंबर सेव करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मैं चिराग सर की मैं बात करूं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे पास 3 चिराग सर है, लेकिन हर एक चिराग सर का जो नंबर होगा या तो जो कांटेक्ट नंबर होगा वो हर एक का अलग अलग होगा। कहने का मतलब मेरे पास 3 चिराग सर है, लेकिन तीनों के कांटेक्ट नंबर है, तीनों के जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग होंगे, इसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि डिक्शनरी इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम, वो सीक्वेंस में चलती है और वो नॉर्मली कीज और वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। ये सब मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से, तो जब भी आप लोग नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काम करोगे पाइथन के अंदर, तो आप लोगों को मिलेगा लिस्ट, then dictionary, then tuple, then set and the string. Okay, fine. I'm continuing this session. Now class and inheritance. कहने का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप लोग पाइथन के साथ काम करते हो तो पाइथन भी एक उप्स के बेस के ऊपर ही है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग C++ और जावा के साथ काम करते हैं तो उप्स कॉन्सेप्ट आता है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग वगैरह जो होता है, तो इस तरीके का भी होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, वो सेम टू सेम आप लोगों को पाइथन के अंदर भी मिल जाती है, क्योंकि पाइथन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द उप्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा गया है, एक्चुअली I made a comparison between 2 languages of the inheritance. यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे जावा के साथ इनहेरिटेंस का यूज किया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मैंने काम किया हुआ है पाइथन के साथ। अब सिर्फ यहाँ पे आप कोड देखो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये एक एनिमल नाम का क्लास है, उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल लिए मैंने, और एनिमल नाम का ये कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि हमें जैसे पता होता है कि क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो उसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया जिसको हम लोग यूडीएफ बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये मेरा हो गया बेस क्लास, या तो आप उसको बेस क्लास बोल सकते हो या तो आप सुपर क्लास बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो। और दूसरा मैंने बनाया डॉग नाम का, मैंने एक सब क्लास बनाया, या तो आप उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हो या तो आप उसको डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड, और मैंने जो
एनिमल नाम का जो क्लास था वो मैंने यहाँ पे उसको मैंने इनहेरिट कर दिया। कहने का मतलब ऐसे होता है इनहेरिटेंस के अंदर कि जो बेस क्लास होते हैं उसका सभी कुछ प्रॉपर्टी जो डिराइव्ड क्लास है डिराइव्ड क्लास को मिल जाती है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे भी से समथिंग लिखा है और यहाँ पे भी देखो से समथिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा इनहेरिटेंस होता है और इनहेरिटेंस के अंदर नॉर्मली जो हमारा जो डिराइव्ड क्लास होता है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉग नाम का जो मेरा जो सब क्लास है उसका ये मेरा क्लास नेम है, ये मेरा उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर दिया गया है तो मैंने यहाँ पे चिवावा करके लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा से समथिंग, तो उसके हिसाब से आप लोगों को उसका आउटपुट मिल जाएगा। बट मैंने सेम टू सेम प्रोग्राम बनाया, वही मैंने सेम टू सेम प्रोग्राम मैंने बनाया पाइथन के अंदर। तो देखो जावा के अंदर आपको कितनी लाइन लिखनी पड़ती है और यहाँ पे देखो पाइथन के अंदर कितनी लाइन लिखनी पड़ती है, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम है। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे देखो क्लास ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट का यूज करके। पाइथन के अंदर करली ब्रैकेट कभी भी यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एनिमल लिखा, ये कंस्ट्रक्टर है। जैसे हमें C++, जावा और C# के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा है कि क्लास का नाम कोई भी बनाओ चलेगा, बट आपका कंस्ट्रक्टर का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ही होना चाहिए। वो उसका रूल है पाइथन का उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर जब भी आप लोग कंस्ट्रक्टर के साथ काम करोगे। फाइन, कहने का मतलब अब यहाँ पे देखो ये मेरा बेस क्लास खत्म हो गया और यहाँ पे देखो मैंने दूसरा क्लास बनाया डॉग नाम का, और यहाँ पे देखो ये एनिमल जो भी है वो एनिमल को मैं यहाँ पे उसको मैंने इनहेरिट कर दिया। यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करके लिखना पड़ता है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ये जो मैंने जो लिखा है वो सिर्फ मुझे यहाँ पे लिख देना है कलोन इज मैंडेटरी। जैसे ये लिखा है यहाँ पे कलोन इज मैंडेटरी, और फिर यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने फंक्शन को मैंने से समथिंग नाम का जो फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पे भी वही आएगा आई एम चिवावा एंड आई कैन बार्क। तो इसीलिए मैं नॉर्मली मैं प्रीफर करता हूँ पाइथन, क्योंकि पाइथन के अंदर नॉर्मली कोड बहुत अच्छी तरीके से लिखे जाते हैं। पाइथन के अंदर जो कोड होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और इजीली आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू दैट यू कैन मेक द comparison between the other language with the Python, that you need to write it down the several lines into the Java, whereas you can write it down the entire code into the shorter one. So definitely it could be the more I can say the better for the developers who are working with the application and all these things. So this is the I can say the part, or I can say this is the small demonstration that had been given as far as the class and inheritance point of view. Another is the GUI प्रोग्रामिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे भी देखो एक अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा टीके इंटर। अब ये जो टीके इंटर जो है वो टीके इंटर वो पाइथन का एक पैकेज है। फिर से मैं फ्रेंड्स में बोलता हूँ वो उसकी लाइब्रेरी है, वो उसका फ्रेमवर्क नहीं है। तो टीके इंटर इज द पैकेज और आई कैन से द लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन बाय विच वी कैन डेवलप द GUI application, we can develop the GUI application. ओके फाइन। तो कहने का मतलब होता है अब ये भी यहाँ पे देखो टीके इंटर डेवलप एज ए GUI, यहाँ पे वो एक TCL स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और किसने बनाई थी, जॉन ऑस्टरहाउट नाम का एक पर्सन था कि जिसने पूरा ये टीके इंटर बनाया हुआ है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, अदरवाइज ये नहीं है इतना। तो इस तरीके से, और ये आप लोगों का टीके इंटर का जो पहला जो रिलीज था वो आप लोगों को मिला था 1991 के अंदर। फाइन, तो इस तरीके से आप लोग टीके इंटर का भी यूज कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल्स के अंदर
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथन। अब ये क्या है? नॉर्मली कई बार फ्रेंड्स कैंडिडेट हमें पूछते हैं कि सर ये है क्या? तो एग्जैक्टली ये पाइथन का एक आइडल है। अब नॉर्मली दूसरा भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर पहले तो ये बताओ कि आप लाए कहाँ से? तो मैं आप स्टार्ट के अंदर जाइए और स्टार्ट के अंदर जाके आप लोगों को लिखना है आइडल। तो जैसे ही आप लोग आइडल लिखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि आइडल है, और यहाँ पे पाइथन 3.8 के अंदर 64 बिट के अंदर मैंने पाइथन हम लोगों ने जब इंस्टॉल किया है तब आप लोगों को मिल जाएगा। पाइथन इंस्टॉल कहाँ से करेंगे? तो पहले मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं गूगल के अंदर जाता हूँ। गूगल के अंदर जाके मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन डाउनलोड। फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखो कि जब भी आप लोग कोई भी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द PHP और द .NET और द जावा और एनीथिंग। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ या तो सॉफ्टवेयर की बात करूँ, ऑलवेज उसका जो ऑफिशियल वर्जन होता है उसी के ऊपर काम करो। फ्रेंड्स ध्यान में रखना बेटा, ये बेटा बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं डाउनलोड पाइथन के अंदर, बेटा ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे देखो गूगल के अंदर जाके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन डाउनलोड। अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पाइथन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं डाउनलोड पाइथन के ऊपर में बेटा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखो अलग अलग वर्जन आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन राउज होता है बेटा कि हम लोग कौन सा पाइथन वर्जन यूज करें, 3.8, 3.7 या कौन सा? कि नॉर्मली जो 3 के अबव होते हैं तो जिसको बोला जाता है 3.x बोला जाता है, जो 2 वाले होते हैं उसको बोला जाता है 2.6। मैं रेकमेंड करूंगा हर एक कैंडिडेट को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग 2 वर्जन पाइथन के आप लोग डाउनलोड करके रखो। फ्रेंड्स अगर नॉर्मली फिर से एक क्वेश्चन राउज होगा कि सर विकास सर ऐसा क्यों, कि हम लोग क्यों 2 पाइथन क्यों इंस्टॉल करें? सर एक से नहीं चलेगा, या तो मैं अगर मैं लेटेस्ट पाइथन डाउनलोड करता हूं तो नहीं चलेगा? चलता है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर कई लैंग्वेजेस फ्रेंड्स ऐसे होती है, लाइब्रेरीज या तो जो पैकेजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जो 2.7 के अंदर चलते हैं, 3.7 के अंदर नहीं चलते हैं, और कई जो पैकेजेस होती है वो ऐसी होती है कि जो 3.7 के ऊपर चलती है और 2.7 के अंदर नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे में बोलता हूं, मैं रेकमेंड करता हूं कि ऑलवेज आप मिनिमम 2 पाइथन के जो वर्जन है वो आप लोग डाउनलोड करके रखो। मैंने तो 4 डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो ठीक है, डजंट मैटर फॉर दैट वन डियर फ्रेंड्स। तो कैसे करोगे? आप लोग डाउनलोड में जाइए और डाउनलोड के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा 3.8.4। अगर मैं बोलूँ तो 3.9 भी आ गया है अभी तो, लेकिन वो स्टेबल वर्जन नहीं है। अगर मैं देखने जाऊं तो जो आप लोगों का जो 3.7 है वो स्टेबल वर्जन है और 2.7 है, यहाँ पे भी देखो आप लोगों को डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने जैसे पहली बार जब मैंने मेरी पीपीटी मैंने चालू की थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आप लोगों को वो फाइनलाइज करना है कि आप लोग यूनिक्स के ऊपर काम कर रहे हो, मैक के ऊपर काम करो। यहाँ पे भी देखो लिखा गया है, अगर मैं मैक के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर मैं अदर कोई लिनक्स के ऊपर या तो यूनिक्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो विंडोज पे आप लोगों को बेटा बता देंगे। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ऐसे होता है कि पहले तो ये डाउनलोड हमको आना चाहिए। आप लोगों को आइडल मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3.1 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, अब मैं मेरा प्रैक्टिकल सेशंस मैं यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे, अब ये क्या है वो मैं आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस में नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि जिसको हम लोग बोलते हैं पाइचाम। देखते हैं क्या होता है। अब मुझे ऐसा करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब मैंने यहाँ पे लिखा टाइप। फ्रेंड्स मैं पहले मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये
तीन ग्रेटर देन क्या है? नॉर्मली ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यूज होते हैं कि ये तीन ग्रेटर देन है क्या, ये उसका प्रॉम्प्ट है कि जैसे हम लोग जब भी हम लोग कमांड लाइन के साथ काम करते हैं, CMD के साथ काम करते हैं, तो C ड्राइव या तो D ड्राइव ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पे जो तीन ग्रेटर देन है वो इंडिकेट करता है कि पाइथन शेल इज गोइंग टू बी स्टार्ट फॉर द वर्किंग। सो कहने का मतलब फ्रेंड्स ऐसे होता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप 54, तो वो मुझे बता देगा कि आपने इंटीजर के साथ काम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप और मैं यहाँ पे मेरा नाम में लिखता हूँ मैं विकास, और मैं यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि भाई क्लास है, आपका जो क्लास है वो स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45.78, तो अगर मैं यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो वो हमें बता देगा कि जो वैल्यू जो लिखी गई है वो फ्लोट के अंदर है। फाइन, तो इस तरीके से भी हमें, ये बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि भाई मैं जो डेटा टाइप के साथ काम कर रहा हूँ वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है। तो ये टाइप कमांड से आप लोगों को पता चल जाएगा। ये टाइप कमांड हर एक में कॉमन है, whether you can work whether you are working on the 2.7 or the 3.5 or 3.8, in anything the type command is very much common in all the version of the Python. So let me start with the continuation. अब मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो अब मैं अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ तो फ्रेंड्स मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 3.14 तो लिखा गया है, बट इट इज एनक्लोज्ड इनटू द डबल कोट, सो दैट पर्टिकुलर फिगर विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, चलो मैं आप लोगों को एक और करके मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो भी मुझे स्ट्रिंग ही मिलेगा। क्यों? चाहे मैंने यहाँ पे मैंने फिगर्स लिखे हुए, बट दैट फिगर्स इज enclosed into the double quote, so that's why it will tell me that your type is the string. Fine, हम लोग आगे चलते हैं। Now another is the variable. अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा like ABC is equal to 6, और अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, तो यहाँ पे देखो पता चल जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है। अब नॉर्मली फ्रेंड्स कई बार मुझे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है, सी के अंदर तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इंटीजर ABC इज इक्वल टू 6, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं सी के अंदर, लेकिन फ्रेंड्स वो सी है, ये पाइथन है। तो नॉर्मली इनसाइड द पाइथन यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई योर डेटा टाइप, दिस इज द पावर ऑफ द पाइथन, दिस इज द पावर ऑफ Python. So you don't need to write it down the data type, automatically data type will be considered by the Python interpreter itself. Be remember, एक चीज मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि Python जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, उसके अंदर कंपाइलिंग नहीं होता है बेटा, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फाइन, हम लोग आगे चलते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कि ABC इज इक्वल टू, मैं मेरा नाम लिखता हूँ विकास, और अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप, और अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि वेरिएबल का जो वैल्यू होगी वो डायनामिक होती है, कि जैसे पहले मैंने यहाँ पे 6 लिखा और उसी के ऊपर मैंने उसको मैंने अब ABC कर दिया, विकास मैंने कर दिया, तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि 6 वो चला गया और उसके ऊपर विकास वो ओवरराइट हो गया है, लेकिन आपका जो वेरिएबल जो है वो एक ही रहा है ABC। तो ये मेमोरी के अंदर इस तरीके से आपका वर्कआउट होता है, मेमोरी वेरिएबल वही रहेगी बट द वैल्यू इज गोइंग टू बी ओवरलैपिंग बाय द एग्जिस्टिंग वैल्यू। फाइन, तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर इस तरीके से आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने हो, इनिशियलाइज करने हो, तो आप लोग बेटा कर सकते हो। नाउ अनदर इज दी ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स
यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ लिखा है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। माइट बी आई होप सो दैट एवरीबडी इज अवेयर बाय द ऑपरेटर। जैसे आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेटर मिलता है, लॉजिकल ऑपरेटर मिलता है, देन अनदर इज जो कंपैरिजन जो ऑपरेटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक में एक ऑपरेटर जो है वो सिर्फ पाइथन के अंदर जो मिलता है वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, और वो मैं आपको लोगों को मैं प्रैक्टिकल्स करके मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/3 तो आप लोगों को देखो ऐसा मिलेगा, और मैं यहाँ पे 10 करके मैं ऐसे लिखूँ तो देखो आप लोगों को 3 मिलेगा। कि अगर मैं इसका मैं अगर मैं प्रॉपर आप लोगों को बेटा मैं अगर आप लोगों को नाम दूँ तो इसको बोला जाता है फ्लोट डिविजनल ऑपरेटर, और इसको बोला जाता है इसको जो बोला जाता है उसको फ्लोट डिविजनल ऑपरेटर बोला जाता है, और इसको इंटीजर बोला जाता है। कि अगर आप लोग ऐसे 2 स्लैश देते हो तो चाहे आप लोगों का आंसर फ्लोट में आ रहा है, डबल में आ रहा है, लेकिन वो कभी भी आप लोगों को नहीं देगा। वो फ्लोट जो नॉर्मल जो नंबर होता है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, राउंड नंबर बोलते हैं, वो राउंड नंबर के अंदर ही आप लोगों को देगा। ये सिर्फ पाइथन के अंदर है, बाकी C++, जावा और C# के अंदर नहीं है बेटा। ये लोग आप लोग फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखो। आगे चलते हैं। नाउ अनदर इज दी फंक्शन। अब नॉर्मली फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। अब नॉर्मली जैसे हम लोग सी के अंदर लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर मैं सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा विकास, तो एग्जैक्टली प्रिंटफ है क्या? प्रिंटफ जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है। नॉर्मली फंक्शन जो आते हैं मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे एक में लिखता हूँ पेंट करके। जब भी हम लोग इसके साथ काम करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है, एक BUILT इनबिल्ट फंक्शन, और दूसरा मिलता है आप लोगों को UDF के जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये 2 कैटेगरी हो जाती है बेटा। लेकिन फ्रेंड्स फंक्शन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। जैसे मैं बोलता हूँ पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। जस्ट अ मिनट, मैं उसको मैं ये कर लेता हूँ। पासिंग आर्ग्यूमेंट, रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे आता है पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा आएगा पासिंग आर्ग्यूमेंट, ओके, नो आर्ग्यूमेंट, जिसको बोला जाता है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे आपको मिलेगा नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे 5वां आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्जन, SION। ओके फाइन। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करो, चाहे आप सी में काम करो, CPP में, पाइथन, .NET, PHP, कहीं पे भी काम करो, आप लोगों को 2 तरीके के फंक्शन मिलते हैं। वन इज द इनबिल्ट फंक्शन, या तो बिल्ट इन फंक्शन बोलते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हो, और उसके अंदर आप लोगों को 5 तरह की कैटेगरी मिलती है। पासिंग आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू, पासिंग आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू एंड रिकर्जन। तो इसी तरीके से आप लोगों को फंक्शन के साथ काम करना हो तो वो फंक्शन के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं, कि जिसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। अब मैंने किस तरीके से लिखा है और उसकी लाइब्रेरी कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा मैं। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ।
अब मैं चलता हूं मैं यहाँ पे, अब मुझे प्रोग्राम बनाने हैं। तो नॉर्मली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। सो नॉर्मली आप लोगों को ये लगेगा कि प्रोग्रामिंग हम लिखे कहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फाइल, यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा न्यू फाइल, और यहाँ पे जाके अगर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा इंपोर्ट डेट टाइम। सो इंपोर्ट डेट टाइम का मतलब ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी आप लोगों को यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को फंक्शन के साथ अगर मीन्स आपका अपना खुद का अगर फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा डेफ, और डेफ के बाद ये कीवर्ड है, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है जैसे फंक्शन का नाम है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ABC नाम लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन का नाम लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, और यहाँ पे मैंने लिखा टुडे इज डेट टाइम नाउ, और ये मैंने फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब अगर इस तरीके से फंक्शन को अगर आप लोगों को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे। फाइल के अंदर जाके उसको पहले सेव करो, सेवेज में जाके जहाँ पे आप लोगों का पाइथन है वहीं पे आप लोगों को सेव करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ दी व्हाट शुड आई से फॉर द एग्जीक्यूशन, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया टेस्ट, और पाइथन का फाइल है तो इसीलिए उसका एक्सटेंशन जो लगेगा वो .py लगेगा। तो मैं यहाँ पे उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मिल जाएगा test.py, मैं यहाँ पे उसको मैं सेव कर देता हूँ। और अगर उसको अब रन करना है, तो यहाँ पे रन में जाके आप लोगों को प्रेस करना है रन मॉड्यूल, या तो डायरेक्टली आप F5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों को मिल गया। मैं आप लोगों को मैं चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो, तो यहाँ पे ये हेलो आ रहा है, और टुडे इज यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है डेट टाइम नाउ, तो आज का जो टाइम होगा और डेट होगी वो आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, इस तरीके से वो आ रहा है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को फंक्शन कुछ बनाने हैं, अपने यूजर डिफाइन और प्रोग्रामिंग करना है, तो आप लोग इस तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप लोगों को फाइल के अंदर जाके न्यू करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और फाइल में जाके जैसे ही मैं रन में कर देता हूँ, तो जितनी बार आप लोगों को चाहिए उतनी बार आप लोग ये फंक्शन को या तो प्रोग्राम को आप लोग कॉल कर सकते हो। फाइन। सेकेंडरी में अगर मैं आप लोगों को मैं दिखाऊं, ओके, दूसरा अगर मैं आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो अगर मुझे मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं, मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल्स करके मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नाउ अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ लिखता हूँ, अब देखो कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट डेट टाइम, और उसके बाद मैंने अब ये यहाँ पे देखो पासिंग आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे देखो पहले जो मैंने लिखा था वो मैंने ऐसे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करके अगर मैं आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे ऐसे किया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया था। लेकिन अब मैं देखो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट। और अब मैंने यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, और अब ये देखो ग्रीट नाम के फंक्शन को मैं मेन के अंदर में यहाँ पे मैं बुला रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुमित। तो कहने का मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर आप लोग दूसरे फंक्शन को भी बुला सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रीट वो यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे सुमित, और यहाँ पे जो ग्रीट है वो अपने आप चलाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और रन में जाके जैसे आप लोग यहाँ पे रन मॉड्यूल करोगे, तो यहाँ पे भी देखो आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज आ गया कि मेन फंक्शन कॉल्ड,
मेन फंक्शन कॉल्ड, यहाँ पे भी देखो हेलो आ गया, और ये जो सुमित जो आ रहा है वो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट मैंने जो पास किया है वो आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों को मिलेगा मेन फंक्शन कॉल्ड, यहाँ पे हेलो सुमित, और यहाँ पे जो टुडेज जो मेरा जो फंक्शन है वो, और यहाँ पे आ गया मैसेज कि मेन फंक्शन फिनिश। तो यहाँ पे देखो फिर से मेन फंक्शन कॉल्ड, यहाँ पे सुमित, और सुमित आएगा, ग्रीट आएगा, तो यहाँ पे देखो ये सुमित भी आ जाएगा, और यहाँ पे देखो टुडेज फंक्शन ये भी आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन फिनिश ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो ये प्रोग्राम बताने का मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था, तो ऐसे था कि मैं आप लोगों को मल्टीपल फंक्शन डिक्लेरेशन भी मैं बता सकूं, और पासिंग आर्ग्यूमेंट भी कैसा होता है फंक्शन के अंदर वो भी मैं बता सकूं। इसलिए मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। फाइन, आगे चलते हैं। अब कहने का मतलब नॉर्मली होता है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब कहने का मतलब ऐसा है कि वेरिएबल तो हम लोग ले लेंगे कि चलो आप लोगों ने ले लिया लाइक इंटीजर x इक्वल टू 10 और इंटीजर y इक्वल टू 20, तो वो आपने वेरिएबल भी ले लिए और वैल्यू भी ले लिए। लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल का जो टाइप होता है वो भी तीन तरीके के वेरिएबल आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आता है, लोकल वेरिएबल आता है, और तीसरा भी एक वेरिएबल आता है वो, लेकिन मैं उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को मैं बहुत नहीं बताऊंगा, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरा वेरिएबल ग्लोबल है या लोकल है, तो वो कैसे काम करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। तो उसका मैं आप लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेशन में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं यहां से मैं वही मैं कर रहा हूं यहां पे। फाइन, सो कहने का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। फ्रेंड्स, एक काम करता हूं, पहले मैं ये प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूं। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम्स एंड लेट मी प्रेस F5। सी, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि ये एक लोकल वेरिएबल है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और अगेन ये ग्लोबल वेरिएबल है। और आप लोगों को मैं एरर लेके भी आऊंगा, क्योंकि मुझे एरर भी आप लोगों को मुझे दिखानी है। सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम एंड लेट मी अगेन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो सी, यहाँ पे आप लोगों को कुछ एरर आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं कर देता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है ग्लोबल वेर इज इक्वल टू 200। कहने का मतलब ऐसा होता है कि जो टॉप के अंदर जो मिस आई कैन से इन द स्टार्टिंग पोजीशन जो हम लोग जो वेरिएबल लिखते हैं वो ऑलवेज ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और फंक्शन के अंदर हम लोग जो वेरिएबल जो लिखेंगे वो ऑलवेज लोकल वेरिएबल होते हैं। ये सी के अंदर भी वही होता है, C++ के अंदर होता है, और जावा के अंदर भी वही होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अगर कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वो पर्टिकुलरली पार्ट के लिए वो हमारा लोकल वेरिएबल बन जाता है। कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इज रिमेनिंग सेम, सिर्फ इतना यहाँ पे है कि यहाँ पे पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होता है, बाकी के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे एक किया है, मैंने फंक्शन, मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू 100। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये मेरा लोकल वेरिएबल चलेगा। तो जब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा लोकल वेरिएबल, मीन्स यहाँ पे ये जो होगा वो यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि ये मीन्स ये वैल्यू को मैं कहीं पे भी मैं एक्सेस में कर सकता हूँ, लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है, और अगर मैं एक्सेस करने के लिए भी जाता हूँ, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने लोकल वेरिएबल को मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ फंक्शन के बाहर, तो यहाँ पे देखो मुझे एरर मिल रही है। यहाँ पे देखो लोकल वेरिएबल इज नॉट अवेलेबल हियर, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब ऐसा है कि ये भी आप लोगों को बता देगा, ये मेरे लिए ध्यान में रखना फ्रेंड्स
एरर को ट्रेस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि मेरा ये जो test.py करके फाइल है वो यहाँ पे यूजर के अंदर ये ब्ला 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 यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज माई एंटायर पाथ। और यहाँ पे मेरी 17वीं लाइन के अंदर, मीन्स ये मेरी 17वीं लाइन होगी, तो 17वीं लाइन के अंदर वो मुझे एरर वो बता रहा है। क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि मैं लोकल वेरिएबल को मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ और वो लोकल वेरिएबल सिर्फ ये फंक्शन का अंदर ही एक्सेसिबल होगा, बाहर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द ग्लोबल वेरिएबल एंड द लोकल वेरिएबल इज डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके से उसका आप लोगों को वर्क करना है। हाँ, अब इंटेलिजे के अंदर नॉर्मली इंटेलिजे के अंदर मैंने काम नहीं किया हुआ है। मैं नॉर्मली जब भी मैं काम करता हूँ, नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने मुझे पूछा हुआ है कि इंटेलिजे के अंदर हम लोग काम कर सकते नहीं। नॉर्मली सर ऐसा है कि जो पाइथन है वो नॉर्मली हम लोग 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक पाइचाम के अंदर यूज़ करते हैं, शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये देखो एक मेरा एडिटर है जिसको हम लोग बोलते हैं IDE। अगर मैं यहाँ पे देखो तो मैं अबाउट के अंदर जाऊँगा तो देखो एक पाइचाम करके है। तो नॉर्मली पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वो फ्रेंड्स ऑलवेज यूज होते हैं पाइचाम के अंदर, या तो पाइदेव के अंदर, या तो स्पाइडर के अंदर, या तो जुपिटर नोटबुक के अंदर, या तो हम लोग काम कर सकते हैं और या तो हम लोग काम कर सकते हैं, दूसरा भी एक एडिटर है जो जावा के लिए नॉर्मली यूज होता है, एक्लिप्स करके आता है। या लेकिन ओके, जैसे कि किसी ने मुझे सवाल किया हुआ है कि भाई इंटेलिजे के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। नॉर्मली इंटेलिजे के साथ काम मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे इतना इंटेलिजे के साथ ये नहीं है, बट पाइचाम, देन अनदर इज अ स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक और एक्लिप्स, ये जो 4 चीज़ें हैं दैट इज द बेस्ट फॉर द पाइथन। और उसी के अंदर भी अगर पाइचाम देखने के लिए जाओ, सो पाइचाम इज द बेस्ट वन, इसका कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो बेसिकली पाइचाम बना ही है पाइथन के प्रोग्राम के लिए। अभी तो पाइथन 2020 आ गया, यहाँ पे तो मेरे पास 2017 है, 2020 अभी तो नया लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, तो उसके साथ भी अगर आप लोगों को काम करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरा मैं पाइचाम यहाँ पे मैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं क्यों इतना मैं ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इमीडिएटली मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी मुझे फटाफट मुझे मिल जाता है। तो इसीलिए मैं पाइथन मीन्स पाइचाम को मैं ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ। जैसे मैंने पासिंग आर्ग्यूमेंट जैसे मैंने बताया, तो एक पासिंग आर्ग्यूमेंट का भी है। मैंने जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको मैं अपने में रन कर देता हूँ अभी। अब अगर ये देखने जाए सो यहाँ पे मैंने एक डेफ करके मैंने किया हुआ है, कैल्सी नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, num1 और num2। ये मैंने लिखा प्रिंट, मेरा num1 और num2 का मेरा प्लस होना चाहिए, मेरा माइनस होना चाहिए, इनटू और डिवीज़न। ये डिवीज़न भी अगर आप लोगों को चाहिए सिंगल और ऐसा भी अगर आप लोगों को करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। फिर भी चलो मैं एक बार मैं लिख देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्योंकि इसको फ्लोटिंग इंटीजर डिवीज़न बोलते हैं, इसको इंटीजर फ्लोटिंग बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक लाइन मिलेगी, जैसे हम लोग सी के अंदर करते हैं /n करके। सो ये फाइल को जो कोड लिखा गया है वो कोड को मैं सेव करता हूँ और मैं उसको मैं रन करता हूँ। मैंने आपको आगे पहले ही बताया, रन के अंदर जाके आप रन मॉड्यूल करोगे या तो डायरेक्टली आप F5 भी करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैं F5 करता हूँ। यहाँ पे देखो सम इज इक्वल टू 30। मैं यहाँ पे मैं प्रोग्राम को भी मैं ओपन करके रखता हूँ, तो आई थिंक दिस इज मोर बेटर फॉर यू। यहाँ पे देखो 10 और 20, तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया 10 और 20 का 30 में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को -10 मिल जाएगा क्योंकि num1 - num2 है,
यहाँ पे 200 मिल जाएगा, 10 और 20 का 200 होता है। यहाँ पे डिवीज़न आप लोगों का होता है 0.5 और यहाँ पे ये इंटीजर डिवीज़न नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ पे मान लो अगर मैं 23 में लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे मैं अगर मैं F5 करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सम मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा, मीन सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ये डिवीज़न मिल जाएगा और ये यहाँ पे वो भी डिवीज़न ही मिलेगा लेकिन इंटीजर में मिलेगा, फ्लोटिंग वैल्यू आप लोगों को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे प्रिंट का मतलब होता है ब्लैंक लाइन लेने के लिए। अगर आप स्लैश एन भी यूज़ करते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग पाइथन के साथ वर्कआउट कर सकते हो। दूसरी बात एक मैं आप लोगों को मैं बताने के लिए चाहूँगा, वो देखो मुझे नंबर पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर। मैंने जितने भी प्रोग्राम किए तो देखो उसके अंदर कभी भी मैंने यूज़र के पास से मैंने नंबर नहीं मांगा था, मैं अंदर ही मैं नंबर दे रहा था। लेकिन अगर मान लो मुझे कोई ऐसा पूछता है कि सर अब कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाओ कि जिसके अंदर वो मुझे नंबर पूछे, जैसे सी के अंदर हम लोग करते हैं प्रिंटर स्कैनर, या तो जावा के अंदर हम लोग करते हैं SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ हम करते हैं वो क्लास का वगैरह का यूज़ करके। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, आएगा क्या, मुझे मिलेगा 120। अब ये एग्जैक्टली 120 है क्या, वो 120 है, वो आपका फैक्टोरियल है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं आता हूँ, यहाँ पे मतलब है ये मेरा फैक्टोरियल का मेरा फंक्शन यूजर डिफाइन है। ज़रूरी नहीं है कि फैक्टोरियल है इसलिए वो फैक्टोरियल में ही लिखना है, ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा n, n का मतलब होता है पासिंग आर्ग्यूमेंट। बी रिमेंबर फ्रेंड, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे इसको नॉर्मली मैं इसको मैं बोलता हूँ, इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से। अब पता नहीं है आपने किसी ने लिखा हुआ है पासिंग आर्ग्यूमेंट, रिसीविंग आर्ग्यूमेंट, दैट आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से एज फार एज माई नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इसको बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और इसको बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है, जो भी है डजेंट मैटर, फाइन। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने किया हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का मैंने फंक्शन बनाया और फाइन नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया और इसके अंदर जैसे नॉर्मली आप लोग सी के अंदर यूज़ करते हो प्रिंटफ स्कैनर, जैसे C++ के अंदर आप लोग यूज़ करते हो सीन सी आउट, तो उसी तरीके से यहाँ पे आता है इनपुट और मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर अ नंबर और मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर नंबर। कहने का मतलब ऐसा है कि ऑलवेज आप लोग जो नंबर दोगे इट शुड बी इन अ इंटीजर, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट अकॉर्डिंग टू मी, राइट। नॉर्मली फैक्टोरियल के अंदर कभी भी नॉर्मली आप लोग फ्लोटिंग नंबर नहीं दे सकते, ऐसे रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं बोलता हूँ। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर वर्कआउट करना है तो आप लोग इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। सो ये मैंने आप लोगों को मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप लोग फंक्शन के साथ आप लोग काम कर सकते हो। फाइन, दूसरा एक मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ अलग में दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ मैं करूँ
तो यहाँ पे देखो कुछ दिखाई देता है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ पे देखो लिखा गया है यहाँ पे रिटर्निंग द मल्टीपल वैल्यू। इसका मीनिंग क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास दो नंबर है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, या तो एक्चुअल पैरामीटर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन बनाया, शॉर्ट टू नम, कुछ भी आप लिखो फंक्शन का नाम। दो वैल्यू मैंने लिख दिए, num1 और num2। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली इट विल टेक। सो मैंने यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, नो डाउट मैं आप लोगों को मैं इफ कंडीशन भी मैं दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंडीशन। तो मैंने ऐसा लिखा कि इफ num1 इज लेस देन num2 तो आप ऐसा करो, एल्स आप ऐसा करो। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1, नंबर 2, और उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मैंने फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे किया 100 और मैंने यहाँ पे किया 15। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ मैं रन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो पता चल जाए, सॉर्टिंग कर देता है। तो कहने का मतलब ऐसा है, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं 150 में यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक 100 ऊपर चला जाएगा और 150 चलाएगा। मीन्स दोनों नंबर का सॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज को मैं यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये भी एक लिखने का पाइथन के अंदर स्टाइल है, या तो आप मैकेनिज्म भी आप बोल सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड द रिटर्निंग वैल्यू यूजिंग फंक्शन। फाइन। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। नाउ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मैं इफ कंडीशन। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन पाइथन। मुझे सिर्फ प्रोग्राम को रन करने दो, क्योंकि जब तक मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा पता नहीं चलेगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ये पाइचाम है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक ये है एडिटर है। मैं नॉर्मली नो डाउट में पाइचाम को ही मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर उसको रन करना है पाइथन के अंदर, प्रोग्राम को अगर आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है रन, और रन में जाके यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो बहुत सारा ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 में करूँगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 में करूँगा, वो मुझे पूछ रहा है कि प्लीज एंटर द नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट यू कंज्यूम इन अ मंथ। वो बोल रहा है कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक 159। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं 159 में लिख दूंगा तो वो मुझे मेरा बिल जनरेट करके दे देगा कि मेरा पेएबल अमाउंट 297 है। कहने का मतलब अगर मेरा 159 यूनिट अगर मेरा कंजम्पशन होता है तो मुझे बिल भरना पड़ेगा कितने, 297। मेरा चार्ज होगा वो मेरा हम लोगों का जो फिक्स चार्ज होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो मेरा फिक्स चार्ज बिल होगा 50 रुपये, और टोटल मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा 347। मैं फिर से इसको मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F10, और मैं यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 445 और या तो मैं कर देता हूँ 540। तो यहाँ पे देखो मेरा फिर से मैं रन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 340, तो देखो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा बिल 1000 रुपीज़ है, मेरा जो फिक्स चार्ज है वो मेरा 100 रुपीज़ है, तो मेरा बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 1100 रुपये। अब उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लिखा है, तो वो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट्स इंटीजर इनपुट करके। ये कॉमन कंडीशन है, वो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे यूनिट 100 से कम है तो मेरा यूनिट 1.5 रुपये तक चलेगा और मेरा फिक्स चार्ज मुझे 25 रुपये देना है। ये है एलिफ। आप लोगों ने यूज़ किया होगा, एलसिफ का यूज़ किया होगा, यहाँ पे एलिफ आता है। आप लोगों को एलसिफ का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को एलिफ का यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। एलिफ पाइथन के अंदर नया है। अब मैंने लिखा कि अगर मेरा यूनिट 200 से कम है तो मेरा इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके का मतलब मैं 100 रुपये पे तो मेरा 1.5 रुपया ही लगना चाहिए, और उसके बाद जितने भी होते हैं उसके ऊपर 2.5 रुपये लगने चाहिए, और मेरा फिक्स चार्ज 50 रुपये। अगर मेरा 300 रुपये है तो मेरा 100 के ऊपर 1.5 रुपया लगना चाहिए, 200 के ऊपर मेरे 2.5 रुपये लगने चाहिए, और बाकी के जो यूनिट है उसके ऊपर 4 रुपये लगने चाहिए। तो इस तरीके से फाइनल करके मैं यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ मुझे दूसरे भी जो थिंग्स है वो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैंने एक पूरा एलसिफ का यूज़ करके मैंने एक जिसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने जनरेट किया हुआ है। ध्यान में रखना, पाइथन के अंदर स्विच केस जैसी कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मली C++, जावा, .NET, देन अनदर इज C#, PHP, उसके अंदर स्विच केस आता है। पाइथन के अंदर स्विच केस कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, आप लोग स्विच केस के साथ आप लोग पाइथन के अंदर कभी काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मिलेगा इफ, व्हाइल और आपका फॉर लूप। अब दूसरा जो मैं आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो मेरे पैटर्न्स हैं। फॉर लूप के साथ कैसे काम किया जाता है वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मैं। ओके, यहाँ पे देखो आप लोगों को पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक पैटर्न मेरी जनरेट होती है 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ पे आई को मैं बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने अभी तक प्रोग्राम को रन नहीं किया है, पहले प्रोग्राम को आप देख लो कैसे आता है, 0 1 1 2 2 3 ऐसे आता है। अब मैं अगर मैं रन कर देता हूँ तो देखो प्रोग्राम का आउटपुट देखना, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 0 0 1 0 1 2 इस तरीके से मिल जाएगा। मीन्स एक में कॉलम आएगा, एक में रोज आएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थे कि पाइथन की अलग अलग आप लोगों को लाइब्रेरीज मिलेगी, तो यहाँ पे भी देखो अगर आप लोगों को कलर के साथ अगर आप लोगों को काम करना है पाइथन के अंदर, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा फ्रॉम कोलोरामा पाइथन फॉर, और आप लोगों को लिखना पड़ेगा फ्रॉम टर्म कलर और इंपोर्ट कलर। नॉर्मली एक अलग क्वेश्चन फिर से हमारे माइंड में आता है कि सर पहले तो हमें ये दिखाओ कि हम लोग ये पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर पैकेज या तो लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप फाइल के अंदर जाओ, फाइल के अंदर जाके आप सेटिंग के अंदर जाओ। अब जैसे आप लोग सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का इंटरप्रीटर है। मैंने पहले ही आप लोगों को मैंने बोला था कि पाइथन के अंदर कंपाइलर यूज नहीं होता है, इंटरप्रीटर यूज होता है। तो यहाँ पे भी देखो कोलोरामा करके देखो, मैंने यहाँ पे एक ये मेरी जितने भी है वो मेरी सब लाइब्रेरीज है कि जो मैंने इंस्टॉल की है, यहाँ पे सब भी है। और यहाँ पे भी देखो ये 3.8.1 का है।
अगर मैं यहाँ पे मैं 2.7 मैंने बोला था कि मैंने तीन पाइथन मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए, एक 3.7 है, 3.8 है और 2.7 है। अगर मैं 2.7 के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर बदल जाएगा। यहाँ पे भी देखो लोडिंग मेरा चालू हो गया, ध्यान में रखना मेरा लोडिंग यहाँ पे चालू हो गया और मेरा इंटरप्रेटर बदल गया। अब मेरा इंटरप्रेटर 3.8.1 नहीं है, मेरा इंटरप्रेटर है 2.7.13। तो यहाँ पे भी देखो आप लोगों को कोलोरामा मिल जाएगा, यहाँ पे देखो कोलोरामा मिल रहा है। अगेन मेरा क्वेश्चन तो बाकी है, आप लोगों को अभी भी ऐसा लगेगा कि सर पाइथन के अंदर पैकेज या तो लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे अंदर प्लस के अंदर जाओ और प्लस के अंदर ये आप लोगों को बहुत सारे लाइब्रेरी मिलेगी। तो ये लाइब्रेरी आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको लिखना है कोलोरामा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे कोलोरामा आप लोग लिखोगे, जैसे आप लोग कोलोरामा लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है इंस्टॉल पैकेज के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सी के अंदर यूजर विंडोज एपीपी डेटा रोमिंग और पाइथन के अंदर वो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। ध्यान में रखना, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग पाइथन की लाइब्रेरी या तो पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, ध्यान में रखना कि वो कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे लिखा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कलर्ड टर्मिनल के लिए, मीन्स जो आपका जो टर्मिनल है, तो अगर टर्मिनल के अंदर ये आपका टर्मिनल हो गया, तो ये टर्मिनल के अंदर आप लोगों को कलर के साथ काम करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कोलोरामा और टर्म कलर। और ये उसका लॉजिक है, ये पूरा लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक में नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर आप लोगों को कलर चेंज करना है तो कलर वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हो। मैं लॉजिक के अंदर सिर्फ मैं इतना आप लोगों को दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया और अगर मैं यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और अगर इसको अब मैं रन कर देता हूँ तो देखो आपका देखो आउटपुट ही बदल गया। यहाँ पे देखो किस तरीके से स्टार आ गया और यहाँ पे देखो ट्रायंगल हो गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि ये किस तरीके से होता है। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये स्पेसिंग होती है कि जिस तरीके से स्पेसिंग आप प्लस माइनस करोगे तो आएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने अगर सी के ऊपर काम किया हुआ है तो आप लोग लिखते हो, आप नेस्टेड लूप के ऊपर काम करते हो, जैसे लिखते हो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और दूसरे फॉर लूप में लिखते हो कि j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i और j प्लस प्लस या तो j माइनस माइनस लिखते हो। तो ये पूरा वही मैंने किया हुआ है। और लेकिन यहाँ पे लिखने की स्टाइल अलग होती है। यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी पाइथन के अंदर यूज नहीं होता है। आपके लिए उसको आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखना पड़ेगा या तो x प्लस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x प्लस प्लस या तो x माइनस माइनस आप कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ पे लिखने की स्टाइल भी देखो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है फॉर i इन रेंज करके। तो ये भी पाइथन का लिखने का एक मैकेनिज्म है, एक स्टाइल है। दूसरा मैं आप लोगों को मैं एक पैटर्न बताना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे वो मुझे कुछ पूछ रहा है एंटर द रेंज, जैसे मैं यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा तो यहाँ पे भी देखो कैसे आप लोगों को पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार मिल रहा है और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि आप अलग अलग इसमें भी वर्क करोगे तो आप लोगों को वो मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अगर इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से आता है, मैं फिर से मैं एक ही में लिखता हूँ तो देखो उसका स्टाइल देखो यहाँ पे पूरा बदल गया देखो। और यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे देखो अलग अलग 1 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32,
32 दो 64 और यह, लेकिन ये खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो फिगर चालू हो गए, यहाँ पे 5 फिगर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है फॉर लूप के साथ, वो आप लोग फॉर लूप के साथ आप लोग काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक कैरेक्टर के साथ मैं बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वी आई के आई और विकी और निकी। तो देखो लास्ट में इस तरीके से पूरा पैटर्न आप लोगों को बनाना है, तो वो पैटर्न भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग करवा दिया विकी और निकी, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेरे अक्षर 4 है, विकी के 4 है और निकी के 4 है, तो इस तरीके से मैंने रेंज करवा दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने जे इन रेंज 0 से लेके कब तक कि जब तक मेरा आई है। तो यहाँ पे भी देखो i+1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मैं i++ में नहीं लिख सकता। तो इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे पूरा वर्कआउट करके मैंने यहाँ पे पूरा मैंने पैटर्न लेके आया हूँ मैं। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो फॉर लूप के साथ आप लोग काम कर सकते हो। फाइन, नाउ लेट मी स्टार्ट with the unit मीन्स थर्ड टॉपिक जो मेरा लिस्ट टपल का है। फाइन, सो जैसे मैंने आप लोगों फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट का मतलब होता है इफ आई वांट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल। अब नॉर्मली पहले तो एक क्वेश्चन आता है सर, नॉर्मली कोई मुझे ऐसा कहेगा सर एक काम करो ना सर, एरे ले लो ना। पाइथन के अंदर एरे जैसा कोई टॉपिक नहीं है, पॉइंटर जैसा कोई टॉपिक नहीं है, बिकॉज पाइथन इज अ पॉइंटरलेस एनवायरनमेंट, पाइथन इज द एरे लेस एनवायरनमेंट। हाँ, लेकिन एरे के साथ अगर काम करना है तो हम लोग नमपाई का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली नमपाई का यूज कर सकते हैं, बट दैट इज इन द डेटा साइंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूं ये मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर। नंबर्स जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट हो गई। नॉर्मली फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में से कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये लिस्ट है। ऑलवेज जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लब होती है। ऑलवेज लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। जो टपल जो होती है वो टपल वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आता है, मीन्स पैरेंथेसिस के अंदर। तो अगर आप लोगों को अगर लिस्ट जनरेट करनी है, जैसे मैंने डेटा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वो टॉपिक में आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो ये एक है मेरा लिस्ट। अगर आप लोगों को मल्टीपल वैल्यू अगर स्टोर करना है तो सेकंड थिंग, अगर मुझे ओके फाइन, नाउ अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के हम लोग लिखेंगे तो वो लिस्ट हो गया। वो आप बता रहे हो, आपके पास ऐसा कोई कमांड है कि जहां से मुझे पता चले कि वो लिस्ट है? ये रहा आपका कमांड। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है वो आपका लिस्ट है, क्योंकि यहां से मुझे टाइप पता चल जाता है। तो आप लोग मुझे ऐसे पूछोगे कि सर ये लिस्ट ये डेटा टाइप है क्या? नहीं, वो डेटा टाइप नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एज अ एक डेटा टाइप के हिसाब से वो यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को वो उसका रिप्लाई देता है कि आपने जो ये नंबर के अंदर आप लोगों ने जो जितनी वेरिएबल आप लोगों ने होल्ड डाउन किए वो है क्या, वेदर इट इज अ इंटीजर और फ्लोट और व्हाट। So actually I hold down the several number in the single variable, so that variable can be considered as a list. Okay, fine. Let me go ahead. अब अगर आप में से somebody is going to ask me कि sir is it like that one कि we can hold only the integer number? No, it's not like that. We can store any data type. Means I'm working with the text also, I can work with the float also, even I can work with the integer also. So again I am doing the same thing, type, and I am saying mix mi, or
आप जैसे यहाँ पे टैब करोगे ना, फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने mi लिखा और जैसे ही आप टैब करोगे ना तो यहाँ पे देखो मिक्स करके आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कर दो तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो टेक्स्ट है। अब मुझे रेंज के साथ काम करना है। सो नाउ नॉर्मली रेंज क्या होती है मैं बोलूंगा नहीं, मैं आप लोगों को मैं वर्क करके मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये है क्या। तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ब्रैकेट सॉरी, और अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा गया है लिस्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे बता देगा कि टाइप आपका लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉरी मैंने कुछ ये लिखा टाइप, और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट 2। देखो वो लिस्ट आपको मिल रहा है, और अब मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट 2 सी। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। कहने का मतलब, मान लो कि आप में से अगर मान लो कि चिराग सर मुझे बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो 1 से लेके 100 तक मुझे पूरा एक रेंज मुझे बनाना है, तो सर मैं क्या करूं? तो चिराग सर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा लिस्ट 2 या कोई भी वेरिएबल, और उसके अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा लिस्ट, वो एक ऐसा फंक्शन काम करेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रेंज। तो रेंज इज द फंक्शन, और यहाँ पे देखो 1 to 101। लेकिन मैं दूसरी बात में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 101 लिखा है तो यहाँ पे क्यों 100 आ रहा है? कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो आप जो एंडिंग वैल्यू लिखोगे उससे ऑलवेज वो एक कम यूज करता है, वो सर आप लोग बेटा आप लोग ध्यान में रखना। फाइन। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं पहले मैं आप लोगों को मैं करके दिखाता हूं, फिर बाद में मैं आप लोगों को मैं बोलूंगा। और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूं लिस्ट 3। अब देखो यहाँ पे 10 के इसके अंदर गैप के अंदर 10 के गैप के अंदर देखो यहाँ पे आ रहा है। मैंने पहले ही बोला 100 नहीं आएगा, वो जो क्योंकि ऐसे देखने जाए तो आप में से कोई मुझे ऐसे भी पूछेगा सर 100 तो आना चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं 101 कर देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ ये क्या होता है, और अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट 3। अब यहाँ पे देखो ये इंटरव्यू में पूछते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब भी आप लोग इंटरव्यू में जाओगे, जब चाहे आप लोग पाइथन के इंटरव्यू के लिए जाओ, तो ये सब कुछ आप इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना कि इंटरव्यू में किस तरीके से इंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये 100 तभी आएगा कि आपने यहाँ पे 101 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 लिखा होगा तो 90 तक ही जाएगा, वो 100 आएगा लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, इसीलिए आपको 101 लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को 100 मिलेगा। थिंक अबाउट दैट वन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन के अंदर जब आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। नाउ मैं यहाँ पे मैं करता हूं टपल। अब एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे मैं करूं, नॉर्मल वही क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो बोल दिया कि भाई अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर काम करते हो तो वो टपल हो गया, लेकिन मुझे फिर से आप में से मुझे कोई पूछ रहा है सर गिव मी द प्रूफ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जाके मैं टाइप करके मैं यहाँ पे मैं टी कर दूंगा। तो जैसे ही टी करूंगा देखो यहाँ पे टपल आ गया। सो दिस इंडिकेटिंग मी दैट टी इज द टपल, एंड इनसाइड दैट आई होल्ड डाउन द सेवरल वैल्यू। आप सिंगल कोट में लिखो तो भी चलेगा, डबल कोट में लिखो तो चलेगा, doesn't matter for that one. Okay, now अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, then 40, oh sorry, then मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ -56 and let me write it down 44.55 and let me say t. Of course, I can store the any data type in the tuple, so I can hold the text also, I can hold down the negative value also, I can hold down the float value also, or even integer value also. So this is I can say the difference between the list and the tuple. हाँ, लिस्ट और टपल के अंदर जो डिफरेंस है कि टपल
जो एक होता है वो इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल है, वो इतना मैं अभी आप लोगों को मैं नहीं करवा सकता। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना कि कौन सा म्यूटेबल है कौन सा इम्यूटेबल है, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नाउ अगेन रेंज, अगर रेंज के साथ भी अगर आप लोगों को काम करना है वही है। अगर मैं यहाँ पे मैं T2 लिखूं तो यहाँ पे वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क विद द टपल। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि व्हेन आई कनेक्टेड विद माय आई कैन से द पीपीटीज, व्हेन आई कंटिन्यूएशन विद माय पीपीटी, तो नॉर्मली ऐसा था कि मैंने बताया था कि आप लोगों को थिंक करना है कि वेदर आई शुड वर्क विद द लिस्ट और टपल, बिकॉज यू आर द डेवलपर, सो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस between the list and the tuple, that tuple is the mutable and tuple is the immutable and list is the mutable. So किस तरीके से आप लोगों को वर्क करना है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जो जब सामने क्लाइंट आता है तो उसकी जो आइटम्स है या तो उसकी जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को मुझे म्यूटेबल में रखनी है, इम्यूटेबल में रखनी है, तो वो चीज़ हम लोगों को फाइनलाइज करनी पड़ती है। जब हम लोग भी डेवलपिंग करते हैं तो जब मैं पाइथन के अंदर डेवलपमेंट करता हूँ या तो डॉटनेट के अंदर करता हूँ या तो PHP के अंदर, जैसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर या तो डेटा साइंस के अंदर भी मैं काम करता हूँ, तो जब अलग अलग लेवल पे मैं काम करता हूँ तो मैं पहले क्लाइंट में क्या मांगता है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है बेटा, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग करते हैं इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो जब हम लोग डेवलपिंग करते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, PHP हो, डॉटनेट हो, डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, तो जब हम लोग काम करते हैं तो क्लाइंट क्या चाहता है वो हम लोग चेक करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम लोग फाइनल करेंगे कि मुझे लिस्ट के साथ काम करना है, टपल के साथ काम करना है या डिक्शनरी के साथ मुझे काम करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैं पहले तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइप और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ T3। तो जैसे यहाँ पे देखो टपल है तो नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपने तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है फिर भी ये टपल क्यों है। ऐसा नहीं है, ये लिस्ट है और पूरी लिस्ट को मैंने टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, इसको टाइपकास्ट बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्टिंग फ्रॉम लिस्ट टू टपल। और रेंज के साथ भी अगर आप लोगों को काम करना है तो यहाँ पे भी देखो इस तरीके से वर्क होता है। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं TLC लिखता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे 2 4 6, जैसे आप लोगों ने C और C++ में या तो जावा में ऐसा कोई प्रोग्राम किया होगा कि टू प्रिंट द ऑड नंबर एंड इवन नंबर इन द C और इन जावा और समथिंग लाइक दिस वन और इवन इन C#, तो आप लोगों को बहुत 5-6 लाइन लिखते होंगे। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना लिखोगे आप लोगों का ऑड इवन नंबर आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ दूसरा कुछ लिखने की, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे मैं TLC लिखता हूँ तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी कुछ वर्क करना चाहो तो आप लोग काम कर सकते हो। नाउ व्हाट इज डिक्शनरी। मैं यहाँ पे पहले तो मैं डिक्शनरी को मैं जनरेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ डिक्शनरी को मैं यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब भी आप लोग नॉर्मली डिक्शनरी यूज करते हो दैट इज ऑलवेज इन कर्ली ब्रैकेट, बी रिमेंबर इट इज ऑलवेज इन कर्ली ब्रैकेट। और की और वैल्यू के ऊपर काम होता है, तो ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है। अगेन की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू ध्यान में रखना, आपकी की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, आपकी की यूनिक होनी चाहिए। तो ये आपका जो है वो यूनिक होना चाहिए, ये अगर हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको जैसे मैं क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट्स, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लिखूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी एक पूरी डिक्शनरी बन गई। तो देखो यहाँ पे टॉम का नंबर ये आ गया, जिम का नंबर ये आ गया, रॉन का ये आ गया और जैक का देखो ये आ गया। तो आप बोलोगे कि सर ये डिक्शनरी का हमें क्या फायदा है, हम लोग क्या किसका यूज करेंगे। कहने का मतलब अगर मान लो कि आप लोगों को यूज करना है आपका आधार कार्ड नंबर
और आपका जो आधार कार्ड का जो पर्सन होगा वो, या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का नाम, जैसे मेरा नाम विकास है तो ऐसे सूरत में से बहुत सारे होंगे कि जिन लोगों का नाम विकास है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर अलग रहता है, कि जैसे मेरा पान कार्ड नंबर है तो मेरा पान कार्ड, तो मेरा नाम विकास है, बहुत लोगों का नाम होगा विकास, तो जैसे, लेकिन ऐसा है कि पान कार्ड जो नंबर होता है वो अलग होता है। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि जो मेरा जो पान कार्ड नंबर है वो मेरी की है और मेरा जो विकास विकास जो लिखा हुआ है वो मेरी वैल्यू है। सो कहने का मतलब की आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू अगर डुप्लीकेट होती है तो कोई इश्यू नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि जब इस तरीके का अगर आप कोई डेवलपमेंट करने के लिए जाते हो, मैंने बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब मैं पाइथन के साथ में प्रोग्रामिंग करता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें का यूज करना है और कौन से मेथड के ऊपर यूज करना है, क्योंकि सामने मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, जो क्लाइंट बोलेगा उसके हिसाब से मुझे मेरा लॉजिक मुझे उसको अप्लाई करना है। फाइन। अगर मुझे पर्टिकुलरली रॉन का ही अगर मुझे नंबर चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं रॉन करके मैं लिख देता हूँ तो मुझे सिर्फ देखो रॉन का नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं गलत में लिखता हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है, तो वो मुझे मिल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर रॉन करके कोई है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे अगर रॉन की जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ जैक, JACK, जैक करके अगर मैं लिख देता हूँ तो जैक का स्पेलिंग गलत है, जैक का स्पेलिंग JAKE है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JAKE। तो जैसे ही मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे देखो 3331881, यहाँ पे देखो वो नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो रॉन का नंबर है, रॉन वेर इज 8912121, तो यहाँ पे देखो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली वर्क कर सकते हो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के ऊपर।